नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हाईलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस एंड आरओ के कुछ मिक्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सही सुमेलित है। देखिए, सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदारो से, बिल्कुल सही है। अरब सागर तट पर बंदरगाह को क्या नाम है? बालाकोट, ये भी सही है। आपका पशुपति सील है जो, वो हड़प्पा से नहीं, वो मोहनजोदारो से मिली है, ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। और प्रतीकात्मक शवाधान, ये आपका कालीबंगा से मिला है। सिंबॉलिक बरियल कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, ठीक। तो ये 1, 2 और 4 यहाँ पर सही होगा, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखें, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र हैं जो आर्य संस्कृति के बाहर थे? ठीक है, देखिए, कुरु, पांचाल, मगध और अंग। तो देखिए, इसमें मगध और अंग, ये जो दो क्षेत्र हैं, ये क्या है? इसके बाहर के क्षेत्र हैं, ठीक है। और इसके बाद जब महाजनपद काल आता है तो उसमें ये आर्य संस्कृति में आए थे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका 3 और 4, यानी कि सी आंसर। अगला देखिए, तृतीय बौद्ध संगति के विषय में निम्नांकित में से क्या सही है? ठीक है, सही वाला आपको बताना है। ये वैशाली में कब? 383 ईसा पूर्व। गलत हो जाएगा क्योंकि ये हुई थी 251 बीसी में, ठीक है। और अध्यक्षता किसने की? सभा कमी, ये भी गलत क्योंकि ये अध्यक्षता की थी मोगली पुत्र तिष्ण ने, ठीक है। और ये शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में हुई, ये भी गलत है क्योंकि अशोक के टाइम पर हुई थी, ठीक है। मौर्य वंश के थे अशोक, तो ये भी गलत। और चौथा है जो, इसमें बौद्ध धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संपादित किया गया तथा अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया, ये वाला सही है, ठीक। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध कालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र में निम्नांकित में से कौन से शामिल हैं? ठीक है, तो कौशल शामिल है, मगध भी, वत्स भी और अवंती भी, ठीक है। तो चारों ही शामिल है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने बौद्ध संघ को अजकालकीय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान किए थे, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी है जो, उन्होंने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि वेणकटक स्वामी की उपाधि है जो, ये धारण की थी गौतमी पुत्र सतकर्णी ने, ठीक है। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जिसकी रचना भोज परमार के द्वारा की गई? एक हो गया आपका आयुर्वेद सर्वस्व, दूसरा सम्रांगण सूत्रधार, नैषध चरित और खंडन खाद्य, ठीक है। तो देखिए, नैषध चरित और ये जो खंडन खाद्य है, इन दोनों की रचना जो है वो जयचंद्र के जो दरबारी कवि थे, क्या नाम था उनका? श्री हर्ष, ठीक है, श्री हर्ष के द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये जो दोनों हैं, इनकी जो रचना है वो भोज परमार के द्वारा की गई। बेसिकली जो आयुर्वेद सर्वस्व है, ये किस पर आधारित है? ये चिकित्सा शास्त्र पर आधारित है, ठीक है, चिकित्सा शास्त्र पर। और सम्रांगण सूत्रधार है जो, ये स्थापत्य शास्त्र पर आधारित है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार, ठीक है, बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण का उद्देश्य क्या था? आम प्रजा को राहत पहुंचाना, राजकोष पर आधारित बोझ डाले बिना सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, आम प्रजा और किसानों को सजा देना और व्यापारी वर्ग से अधिक धन की वसूली करना। तो देखिए, बर्नी के अनुसार पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और अगर यहाँ पर मान लीजिए कि आपका अमीर खुसरो के अनुसार पूछा गया होता तो आंसर हो जाता आम प्रजा को राहत पहुंचाना, ठीक है। तो याद रखें इन दोनों फैक्ट्स को। अच्छा, इनकी बुक का नाम भी याद रखें। जियाउद्दीन बर्नी की जो बुक है उसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, 2 प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि और वादरायण के ब्रह्मसूत्र पर
टीका है जो, वो टीके की रचना है जो किसके द्वारा की गई, देवराय 1, देवराय 2, कृष्णदेवराय या फिर अच्युत देवराय। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर संगम का टाइम पीरियड भी याद होना चाहिए। तो देखिए संगम का टाइम पीरियड है आपका 1422 से लेकर के 1446 जो हो गया आपका संगम वंश। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, देवराय 2। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अकबर ने अहमदनगर के बहादुर निजाम शाह, ठीक है, इनसे संधि करके, मतलब इनकी संरक्षिका का नाम क्या था, चांद बीबी। ठीक है, चांद बीबी इनकी संरक्षिका थी। इन पर अलग से भी क्वेश्चन आया हुआ है। और इनसे संधि कर के फलस्वरूप बरार का प्रदेश तथा बहुत सारी भेंटें प्राप्त की, सही स्टेटमेंट है। और इसी युद्ध के दौरान मुगल सर्वप्रथम, ठीक है, ये क्वेश्चन भी अलग से आया है, सर्वप्रथम मराठों के संपर्क में आए। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया, सही है। और औरंगजेब के जजिया कर लगाने का मूल उद्देश्य संभवतः धार्मिक न होकर के शुद्ध राजनीतिक था, ये स्टेटमेंट भी सही है। राजनीतिक था क्योंकि वह मराठों को और राजपूतों के विरुद्ध मुसलमानों को आपका संगठित करना चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने जजिया कर लगाया था। तो ये पॉलिटिकल रीजन था, ना कि आपका रिलीजियस रीजन। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही सही हैं। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सिख नेता बंदा बहादुर की बहादुर शाह प्रथम के समय में हत्या कर दी गई, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि बहादुर शाह की जो हत्या की गई थी वो की गई थी फरूख शेर के समय में, ना कि बहादुर शाह। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, फरूख शेर ने 1720 ईस्वी में हिंदुओं से वसूल किए जाने वाले जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंध किया। ठीक है, ये भी अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, अंतिम रूप से किसने प्रतिबंधित किया था। फरूख शेर नहीं थे, वो थे आपके मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह ने। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, मैकाले ने किसके बारे में कहा है। ये मैकाले का एक स्टेटमेंट दिया है, ये किसके बारे में है बताएं। हमारे टापू ने शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया हो जो युद्ध और विचार विमर्श में उससे बेहतर हो। तो ये किसके बारे में है, क्लाइव के बारे में, कॉर्नवालिस के बारे में, डलहौजी के बारे में, या कर्जन के बारे में। तो ये है स्टेटमेंट रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, आंसर ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने पाश्चात्य शिक्षा को स्थानीय देशी भाषा में देने की वकालत की। प्रिंसिप ने, विल्सन ने, मुनरो ने और एल्फिंस्टन ने। तो यहाँ पर मुनरो और एल्फिंस्टन है जो इन्होंने आपके पाश्चात्य शिक्षा को स्थानीय देशी भाषा में देने की वकालत की थी। ठीक है, और ये दोनों तो आपके ओरिएंटलिस्ट हैं। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 और 4 यानी बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते को राष्ट्रवाद के साथ कांग्रेसी विश्वासघात की संज्ञा दी। मुस्लिम लीग ने, स्वराज पार्टी ने, साम्यवादियों ने, या फिर हिंदू महासभा ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, साम्यवादियों ने। भारत के साम्यवादियों ने राष्ट्रवाद के साथ कांग्रेसी विश्वासघात कहा, इसको गांधी इरविन एक्ट को। ठीक है, आंसर सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से स्थान शाही नौसेना विद्रोह जो कि 1946 में हुआ उसके प्रमुख केंद्र थे। बंबई, कराची, मद्रास या फिर कलकत्ता। तो देखिए चारों ही जगह ऐसे हैं जो इसके मेन सेंटर बने। ठीक है, बंबई से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, 1, 2, 3 और 4। अगला देखें, निम्नलिखित नदी के उद्गम स्थलों में से कौन सही सुमेलित है। ठीक है, ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सुरमा नदी आपकी मणिपुर से संबंधित है, और महानदी दार्जिलिंग से। ठीक है, तो ये देखिए पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी सही है। ठीक है, और उसके बाद गोदावरी नदी महाबलेश्वर, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये त्र्यंबकेश्वर से है ना। ठीक है, और कृष्णा नदी है जो वो त्र्यंबक, ये गलत हो जाएगा, ये महाबलेश्वर से है, इंटरचेंज है दोनों। ठीक है, तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा, ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए डंकन पास है जो छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और 10 डिग्री चैनल है जो छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान के मध्य स्थित है, ये भी गलत हो जाएगा, दोनों ही इंटरचेंज है। देखिए आपका जो डंकन पैसेज है वो आपका लिटिल अंडमान और ग्रेट अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान और ग्रेट अंडमान, और आपका 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, भारत में वृहद जल विभाजक रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो आपका पश्चिमी घाट से गुजरती है, हाँ, सतपुड़ा से भी निकलती है, उसके बाद विंध्याचल से भी और अरावली से भी। ठीक है, तो चारों से होकर के ग्रेट वाटर डिवाइड पास होता है, आंसर हो जाएगा डी।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, सही वाला बताना है आपको, ठीक है। देखिए, व्हीलर द्वीप कहाँ पर है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर, ठीक है। गंगा सागर द्वीप कहाँ है, हुगली नदी के मुहाने पर, ठीक है। आपका हेयर द्वीप कहाँ पर है, ये आपका तूतीकोरिन में है, ठीक है। और व्हीलर द्वीप है जो, वो सॉरी, ये आपका लैंडफॉल द्वीप है जो, ये आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। और ये अंडमान एंड निकोबार का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, ठीक है, उत्तरी द्वीप है, सबसे उत्तरी द्वीप। आंसर हो जाएगा सी, लैंडफॉल द्वीप। अगला देखें, निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित है। बारी द्वीप कहाँ है, रावी और ब्यास नदी के बीच, सही स्टेटमेंट है। बिस्त है आपका व्यास और सतलज के बीच, ये भी सही है। और मालवा मैदान, ठीक है, मैदान याद रखें, देखिए सतलज नदी के दक्षिण में स्थित भूभाग, ये भी सही है, ठीक है। अगर मालवा पठार होता तो वो एमपी में होता, ठीक है। ये है मालवा का मैदान, ये आपका सतलज के दक्षिण के मैदानों को कहा जाता है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 यानी ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। राजपीपला, भरनेर, महादेव और अमरकंटक, ठीक है। तो इसमें आपका राजपीपला आ जाएगा, महादेव आ जाएगा और आपका अमरकंटक आ जाएगा। भरनेर है जो, ये आपका विंध्यन पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है, विंध्यन। आंसर हो जाएगा 1 3 एंड 4 यानी कि सी आंसर। अगला देखिए, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी की, कृष्णा की, तुंगभद्रा की या फिर कावेरी की। तो ये है कृष्णा की सहायक नदियां, ठीक है। आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जहां पर तट से जुड़े हुए उच्च पर्वतीय भाग होते हैं वहां पर महाद्वीपीय निकल मतलब कॉन्टिनेंटल सेल्फ हैं जो, वो अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि जहाँ पे पर्वत होते हैं वहां पर अपेक्षाकृत सकरे होते हैं, सकरे, ठीक है, ना कि चौड़े। तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, जो आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ है वो मुख्यतः मत्स्य, पेट्रोलियम, बालू, बजरी के संसाधन क्षेत्र होते हैं। तो ये वाला सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित खारे पानी की झीलों को उनके घटते हुए सैलिनिटी, लवणता स्तर से के क्रम से आपको लगाना है, ठीक है। देखिए, बुगास की खाड़ी, आपका अमृत सागर, वॉन झील और ग्रेट सॉल्ट लेक, ठीक है। तो जब सबसे पहले ऊपर अरेंज करेंगे तो आएगा वॉन झील, ठीक है। वॉन झील का कितना है, 330% है इसका सैलिनिटी, और है किस जगह पर ये है आपका टर्की में। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आ जाएगा आपका डेड सी। डेड सी है जो, ये आपका 238% सैलिनिटी है यहाँ पर, और जॉर्डन में पड़ता है ये, ठीक है, जॉर्डन में। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाएगा ग्रेट सॉल्ट लेक, ये आपका 220% है और यूएसए में पड़ता है ये। और काराबुगास की खाड़ी है जो, ये बेसिकली 140% यहाँ पर सैलिनिटी है, और कैस्पियन सागर के दक्षिण में स्थित है ये, ठीक है, कैस्पियन सागर के दक्षिण में। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका सी आंसर हो जाएगा, 3 2 4 1। अगला देखिए, जब चट्टान में दरार पड़ने से चट्टान के दोनों खंड संपीड़न के कारण, ठीक है, आमने सामने खिसकते हैं, तो निर्मित संरचना को क्या कहते हैं। आपका सममित वलन यानी सिमेट्रिक फोल्ड कहते हैं, आइसोक्लाइन फोल्ड कहते हैं, नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं, या फिर आपका रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, रिवर्स फॉल्ट कहते हैं इसको, ठीक है, आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रमुख फसलें हैं। गेहूं, मक्का, कपास और सोयाबीन। तो देखिए, सारी ही हैं जो, ये नॉर्थ अमेरिका की मेन फसलें हैं, गेहूं, मक्का, कपास और सोयाबीन। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित में से कौन से देश अफ्रीका महाद्वीप में प्रमुख तेल उत्पादक देश हैं। लीबिया, नाइजीरिया, मिस्र और अल्जीरिया। तो सभी हैं जो मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, स्टेपीज तुल्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में क्या असत्य है, गलत वाला आपको बताना है। यह जलवायु क्षेत्र का विस्तार उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है। यह जलवायु प्रदेश महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। यहाँ ग्रीष्मकाल बड़ा तथा अत्यधिक गर्म एवं शीतकाल छोटा तथा कम ठंडा होता है। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 15 से 25 सेंटीमीटर तक रहता है, ठीक है। तो देखिए, 4 स्टेटमेंट है, इसमें आपको गलत वाला बताना है। तो देखिए, सी वाला गलत है, बाकी सारे यहाँ पर सही हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ग्रीष्मकाल छोटा और कम गर्म होता है, और शीतकाल है जो वो लंबा और अधिक ठंडा होता है, ठीक है। यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। आंसर हो जाएगा सी।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वायु में जितनी अधिक जल वाष्प होगी उतनी ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। तो देखिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि वायु में जल वाष्प के बढ़ने पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत। दूसरा, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है तथा वायु का तापमान बढ़ जाने पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो घटती है। तो ये स्टेटमेंट सही है, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, प्रतिचक्रवात के विषय में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? गलत वाला आपको बताना है। देखिए, इसमें केंद्र में वायुदाब निम्नवत होता है तथा बाहर की ओर बढ़ता जाता है। इसमें हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं और यह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं। प्रतिचक्रवातों में मौसम सामान्यतः साफ होता है तथा हवाएं मंद गति से चलती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पहला वाला है ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये सभी है जो ये सही स्टेटमेंट है। पहले में क्या लिखा है कि इसमें केंद्र में वायुदाब निम्नवत होता है तथा बाहर की ओर बढ़ता जाता है, जबकि होना क्या चाहिए कि इसमें केंद्र में वायुदाब है जो वो उच्चतम होता है, ना कि निम्नवत। ठीक है, उच्चतम। और बाहर की ओर है जो वो घटता जाता है, ना कि बढ़ता जाता है। ठीक, तो पहला वाला गलत, बाकी सब सही, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बेसिकली ये 3 वीटो पावर्स की बात है। प्रेसिडेंट के पास जो तीनों वीटो हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर सहमति को रोकना या मतलब विदल्ड कर देना। ठीक, तो सही स्टेटमेंट है। और दूसरा, सस्पेंसिव वीटो में साधारण बहुमत के साथ विधायिका द्वारा समाप्त किया जा सकता है इसको, ये भी सही है, साधारण बहुमत याद रखें। ठीक है, पॉकेट वीटो, इसमें कोई भी कार्रवाई ना करना, जो भी पास किया गया है बिल उस पर कोई भी कार्रवाई ना करना। ठीक है, तो ये भी सही है स्टेटमेंट। तो तीनों ही सही है, आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है? ठीक है, विधायी शक्ति मतलब लेजिस्लेटिव पावर की बात हो रही है। वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, एग्जीक्यूटिव है, ये एग्जीक्यूटिव पावर है उनकी। और वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और उसके पास अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध में शक्तियां हैं। ठीक, तो ये इनकी एग्जीक्यूटिव पावर है। और वह प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में संसद को संबोधित कर सकता है। ठीक है, तो ये इनकी हो गई आपकी लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, राष्ट्रपति का जो महाभियोग है उससे संबंधित कथन है। देखिए, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। बेसिकली क्या वर्ड मेंशन है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और जो उससे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो टर्म है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया संविधान में। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अनुच्छेद 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों की स्वीकृति, अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले, और अनुच्छेद 59 है जो ये आपका राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये आर्टिकल 60 है। ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन वाला। और जो 59 है वो क्या है? कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। ठीक है, प्रेसिडेंट के ऑफिस से संबंधित कंडीशंस से रिलेटेड है आर्टिकल 59। आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन राष्ट्रपतियों का कार्यकाल के दौरान कार्यालय में निधन हो गया? ये हैं आपकी डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और बीबी गिरी। तो इनमें से जो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद है, इनका निधन है जो वो कार्यकाल के दौरान इनके कार्यालय में हुआ। तो आंसर हो गया आपका 1 और 2। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक हैदराबाद में है, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी हैदराबाद में है, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। ठीक है, तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएंगे, ए आंसर। अगला देखिए, फ्लोरेंस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उपयोग मुख्य चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, सही है, और यह प्रतिरोधी बैक्टीरिया की संरचना के साथ कुछ प्रकार के एंटीबायोटिक्स को बांधने में सक्षम है। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सत्य वाला पूछा था, सी आंसर। भारत में टेलीमेडिसिन कार्यक्रम को निम्न में से किसके द्वारा सहायता प्राप्त है? ठीक है, उसमें कई सारी एक लिस्ट है जिसमें से आपका अपोलो हॉस्पिटल, एशिया हार्ट फाउंडेशन और सूचना तकनीकी विभाग, ये तीनों ही उसमें सहायता प्राप्त है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें 1, 2 और 3, डी आंसर।
टेली चिकित्सा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य क्या है? क्लिनिकल सहायता उपलब्ध कराना। इसमें विभिन्न प्रकार के ICT मतलब इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, सही है। और इसका लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाना, ठीक, तीनों ही सही है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, मधुमेह मतलब डायबिटीज जिसको होती है उसको इंसुलिन दिया जाता है, सही है। इंटरफेरॉन आपका वायरल संक्रमण को रोकने के लिए होता है। और कैल्सीटोनिन किसके लिए संबंधित है? विटामिन डी में से जो रिकेट्स हो जाता है, विटामिन डी की कमी से जो रिकेट्स हो जाता है उसके उपचार से के लिए है कैल्सीटोनिन, ठीक, तीनों ही सही है, डी आंसर। निम्नलिखित खेलों को खिलाड़ियों की संख्या के साथ आपको सुमेलित करना है। देखिए, बेसबॉल में होते हैं आपके 9 खिलाड़ी, रग्बी में होते हैं 15 खिलाड़ी, पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी और वाटर पोलो में होते हैं 7 खिलाड़ी, ठीक है। तो मैच करेंगे जब तो आंसर आएगा ए। अगला देखिए, एक फेमस बुक है जिसका नाम है व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, ठीक है। तो ये किसने लिखी है? अरुंधति सुब्रमण्यम, VP सिंह, तुषार गांधी या फिर जसवंत सिंह? तो ये लिखी है आपकी अरुंधति सुब्रमण्यम, यानी कि ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को उनके पुरस्कार प्राप्त करने के वर्षों के साथ आपको सुमेलित करना है। सचिन तेंदुलकर को कब मिला भारत रत्न? 2014 में, अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में, नानाजी देशमुख को 2019 में और भीमसेन जोशी को 2009 में, ठीक, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको मतलब वो किस वर्ष घोषित की गई हैं वो आपको मैच करना है। तो अहमदाबाद जो शहर है उसको 2017 में घोषित किया गया था, जयपुर शहर को 2019 में घोषित किया गया, ताजमहल सबसे पहले साल जब 1983 में घोषित किया गया था और सूर्य मंदिर को 1984 में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अपने मुख्यालय के साथ सही सुमेलित है? OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में। और FAO यानी कि फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसका आपका हेडक्वार्टर है रोम में, ठीक। तो आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3 यानी कि डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, 47th अभी G7 की जो समिट हुई है वो कहाँ पर हुई है? यूनाइटेड किंगडम कॉर्नवॉल में, ठीक है, याद रखना है आपको। और इसका जो विषय था वो क्या था? बिल्डिंग बैक बेटर, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है, सी आंसर। होम इन द वर्ल्ड, ये एक अभी जो रिसेंटली मेमोयर है, ये किसका है? ये आपका अमर्त्य सेन का है, कुलदीप नैयर का, या अरुंधति राय या फिर सुमित अरोड़ा? तो ये है आपका अमर्त्य सेन का, ठीक, आंसर ए। अगला देखिए, फ्रेंच ओपन जो अभी हाल ही में हुआ है 2021 वाला जो खिताब है वो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, राफेल नडाल ने, रॉजर फेडरर ने या फिर स्टेफनोस ने? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। और किसको हराया है इसमें? स्टेफनोस को हराया है, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखें, कौन सा देश कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया? मतलब उनको अब मास्क लगाने की पब्लिक प्लेसेस में ज़रूरत नहीं है। ये घोषणा किस देश ने की है? इजराइल के हेल्थ मिनिस्टर ने, अमेरिका, चाइना या फिर लोसोथो? तो ये किया है आपके इजराइल के हेल्थ मिनिस्टर ने, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, बायोटेक्नोलॉजी की एक कंपनी है जिसका नाम है माई लैब। इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार को, विद्या बालन को, अमिताभ बच्चन को या फिर आमिर खान को? तो वो किया गया है अक्षय कुमार को, आंसर ए हो जाएगा। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।